सभी को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम आपके प्राचार्य को धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें अवसर दिया आपके स्कूल में आकर अपना बोध देने का। और जैसे त्रिपाठी जी ने न्यायाधीश की और न्यायालय की परंपरा और प्राचीनता के बारे में बताया, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। उनकी वाणी को आगे मैं बढ़ाना चाहूँगा। जैसे हमारे आप बैनर देख रहे हैं, हमारे उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यही है कि न्याय सबके लिए। कि हम मूवीज में देखते हैं, नाटक में देखते हैं कि ये कहा जाता है कि न्याय सिर्फ अमीरों के लिए होता है। ये सिर्फ आपको उदाहरण के रूप में दिखाया जाता है, उसमें सत्यता कुछ नहीं है। हमें जो नालसा डालसा की स्कीम है उसके तहत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कुछ हमें कर्तव्य दिया गया है कि हम न्यायाधीश के साथ साथ आप लोगों को प्रेरित करें आपके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में। जो आपके विरुद्ध अपराध होते हैं उन अपराध से, जैसे त्रिपाठी ने बताया कि उनका प्रतिकार कैसे किया जा सकता है, आप उनसे बच कैसे सकते हो। अगर आपसे जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया है तो उससे कैसे बचा जा सकता है। विशेषकर मैं बच्चियों के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर 9 से लेके 12 तक क्लास के बच्चे हैं। आजकल आप सोशल मीडिया के युग में देखते हैं कि हम मोबाइल का यूज करते हैं, बट मोबाइल का यूज की जगह हम ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। मोबाइल के दुरुपयोग के हम देखते हैं कि उससे क्या क्या कारण हो सकते हैं। सर्वप्रथम है हमारे संस्कारों की कमी। हम मोबाइल का यूज ना करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। जो दुरुपयोग करते हैं उससे हम अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टा वगैरह चलाते हैं, तो जाने अनजाने में हम कुछ वीडियोस देखते हैं, उनको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। हम उनकी महत्व को नहीं देखते हैं, उनकी सत्यता को नहीं देखते हैं, हम जाने अनजाने में उनको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और कई बार वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा। मान लीजिए किसी ने मानहानि की है, डेफामेशन किया है, उसके रिगार्डिंग जो रील है उस रील को आप लाइक करते हैं या आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो उतना ही कृत्य उस व्यक्ति का है जितना आपका है। क्योंकि आपने उसको जाने अनजाने में नहीं, ये माना जाएगा। कानून में कहा जाता है कि नो इग्नोरेंस ऑफ लॉ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अज्ञानता कानून के किसी भी प्रकार का डिफेंस नहीं हो सकता है। आपको ये माना जाता है कि प्रत्येक प्रकार के कानून का ज्ञान है। इसलिए जब भी ऐसा कोई आप वीडियो देखें, कोई भी अगर ऐसा लगे जिसमें कि कुछ अश्लीलता है या किसी की मानहानि की गई है, तो उसे कभी भी आगे फॉरवर्ड ना करें। नहीं तो क्या है, आप आईटी एक्ट के अंतर्गत आप भी एक अपराधी की श्रेणी में आएंगे। धारा 67 है, उसमें अपराध बनता है। फिर हमें लगता है कि अगर हमने अपराध कर दिया तो उससे बचा कैसे जा सकता है। उसमें जो मैंने सबसे पहले बताया कि आपको अमीरी और गरीबी का, हमारे न्यायालय में जब कोई भी केस आता है तो हमें क्या है, वहां पर न्याय देखना है कि न्याय कैसे किया जाए। हम उसमें पक्षकारों की अमीरी गरीबी नहीं देखते हैं। बट कई बार क्या होता है कि आर्थिक दृष्टि से कुछ व्यक्ति कमजोर हो सकता है कि वो वकील नहीं कर सकता है या न्याय पाने के लिए जो साधन दिए हैं उनको प्राप्त नहीं कर पाता। हमारा उद्देश्य यहाँ पर आने का यही है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का, कि अगर आप आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, अगर आप कोई न्याय प्राप्त करना चाहते हैं, कोई अपराध हो गया है या आपके विरुद्ध कोई अपराध हो गया है, तो आपको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। हमारा वहां पर कार्यालय है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम से। आप वहां पर आकर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आप देखते हैं आजकल डिजिटल अरेस्ट सुना है आपने, वर्ड सुना है न्यूज़पेपर? आप में से कौन समाचार पत्र पढ़ता है बताएं? 12th के बच्चों को तो पढ़ना चाहिए। आपका आगे कोई मोटो होगा ना लाइफ में, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो आपको करंट अफेयर, जनरल नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़ें। उसमें अगर आपने पढ़ा हो तो साइबर क्राइम्स जानते हैं सभी? साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम जानते हैं? आजकल कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कोई क्राइम किया जाता है जिसे साइबर क्राइम बोला जाता है। उसके अलग रूप हो सकते हैं, मैं जनरली आपको बता रहा हूँ। साइबर क्राइम में आजकल क्या है कि आपके बैंक खाते से आपके ओटीपी या आपके जो भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज करके उससे खाता आपका नील कर दिया जाता है, चोरी कर दी जाती है। जैसे आप चंबल क्षेत्र में हैं, यहाँ पर डकैतों को बोला जाता है कि डकैती, अब डकैती फिजिकल रूप में ना होगा, डकैती क्या है, साइबर क्राइम के रूप में बढ़ रही है। जो आप जाने में कई बार आपके पास ऐसे कॉल्स आते हैं, आप उनको उठा लेते हैं और हम पैसे के लालच में हम अपना ओटीपी या जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल है वो दे देते हैं और बैंक खाते में से आपकी चोरी कर ली जाती है। उसे साइबर क्राइम का ही एक पार्ट माना है और उसके अंतर्गत एक कानून है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है, इन चीजों से बचने के लिए सबसे बड़ा जो जरूरी आपको कार्य करना है, जो भी इस तरह की कोई अनचाही कॉल आती है या आपसे कोई बैंक की डिटेल मांगी जाती है, तो बिल्कुल भी उस पर
उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि कभी भी कोई बैंककर्मी इस प्रकार की कॉल नहीं करता है। अगर आप उस पे कॉल पे अपना डिटेल देते हैं तो आप एक साइबर क्राइम में क्या है विक्टिम बन जाते हैं, आपके विरुद्ध अपराध हो जाता है। फिर आपको लगता है कि अगर आपके विरुद्ध अपराध हो गया तो उससे कैसे बचा जा सकता है, उससे कैसे क्रिमिनल से जो आपका रिड्रेसल कैसे किया जाए। हम नॉर्मली हमारी पुलिस के बारे में हमारी धारणा बन चुकी है कि पुलिस हमारी सुनवाई नहीं करती। देखते हैं आप मूवीज में भी आपको यही दिखाया जाता है कि पुलिस क्राइम होने के बाद देर से पहुंचती है या पुलिस हमारी सुनवाई नहीं करती है। ऐसा नहीं है, कई बार आपको जो सत्यता है वो नहीं दिखाई जाती है। मूवीज को क्यों नाटक कहा जाता है जानते हैं? उसमें डिस्क्लेमर आता है, अगर आपने मूवी देखें कोई भी स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर आता है उसमें कि इनका सत्य प्रत्येक घटनाओं से कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर अनजाने में कोई सत्यता से है तो इसे नाटक का ही प्रारूप माना जाए। तो परंतु हम जब कोई मूवी देखते हैं, किसी नाटक को देखते हैं, उसमें इतना मगन हो जाते हैं उसको सत्य मानने लगते हैं। तो यही आपसे एक निवेदन है, जब भी आपके साथ इस प्रकार का कोई कृत्य होता है, अपराध होता है, विशेषकर लड़कियों के आजकल सेक्सुअल ऑफेंसेस के जो केसेस हैं बहुत बढ़ रहे हैं, हमारी कोर्ट्स में आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं लड़कियां जाने अनजाने में मोबाइल के यूज से उसमें फंसती चली जाती हैं और उनको लगता है कि अगर हम अपने माता पिता या प्राचार्य को या अपने सगे रिश्तेदार को बताएंगे तो हमें मान हानि का डर लगता है कि हमारे घर में मान हानि होगी, समाज में मानेंगे। उसका एक आपको बताना चाहूँगा, 2012 में कानून आया है, ज्यादातर उन बच्चियों के लिए अपराध ज्यादा बढ़ रहे हैं जो 18 साल से कम है। आप सभी की आई थिंक एज इतनी होगी, 18 साल से कम होगी मोस्ट ऑफ लड़कियों की। तो उनकी गोपनीयता को बचाने के लिए क्या है, 2012 में कानून आया है पोक्सो अधिनियम, जो बच्चों के प्रति सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उसमें बच्चों की पहचान को गोपनीय रखा जाता है। अगर आपके विरुद्ध मान लीजिए कोई अश्लील कमेंट या इस तरह का कोई अपराध होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको थाने पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप थाने पे रिटर्न किसी के माध्यम से कोई शिकायत करते हैं तो वहां पर से एक महिला पुलिसकर्मी आपका घर पर आकर बयान लेगी और उसके बाद जो आपका बयान न्यायालय में हमारे समक्ष कराया जाता है उसमें आपकी गोपनीयता रखी जाती है। हम उसमें आपका नाम, पिता का नाम, आपके जो निवास स्थान है वो भी मेंशन नहीं करते हैं, हम उसमें XYZ करके मेंशन करते हैं ताकि आपकी पहचान उजागर न हो सके। जिस व्यक्ति ने आपके विरुद्ध अपराध किया है उसको आपके सामने नहीं लाया जाएगा। जब भी कोर्ट में कोई विचारण होता है, केस चलता है, उस व्यक्ति से आपका सामना नहीं कराया जाएगा। वहां पर एक कैमरा प्रोसीडिंग होती है। कैमरा प्रोसीडिंग अगर हम आम भाषा में कहें तो पर्दे के पीछे आपको बिठाकर आपका बयान लिया जाएगा ताकि आप उस अपराधी के दोबारा आपको सामना न करना पड़े। आपकी गोपनीयता को बिल्कुल भी भंग नहीं होने दिया जाएगा। कोई भी अगर आपकी उसमें आपके प्रति पहचान का उजागर करता है तो उसको भी एक अपराध बनाया है। इसलिए आप कभी भी घबराएं नहीं। अगर ऐसा कोई अपराध होता है आप अपने माता पिता से या सगे संबंधी से और प्राचार्य से बता सकते हैं। आप रिटर्न में जो शिकायत होती है उसमें आपकी शिकायत कोई भी कर सकता है। हमारे कानून में प्रावधान है कि अगर आपके विरुद्ध अपराध हो रहा है, यह जरूरी नहीं है कि आपको ही शिकायत कर सकते, आप किसी अन्य के माध्यम से भी शिकायत कर सकते। दूसरा एक महत्व यहाँ पर जो गंभीर विषय है, महत्वपूर्ण कहूंगा कि इस क्षेत्र में मैंने देखा है कि यहाँ पर मोटर यान अधिनियम के नियमों का पालन नहीं होता। जानते क्या है मोटर यान अधिनियम? आप में से कौन यहाँ पर जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कौन चलाता है? प्राचार्य आपके अध्यापकों को छोड़ के, क्योंकि वो सभी नॉर्मली चलाते हो, मैं बच्चों से शुरू करना चाहूंगा। कौन चलाता है बताएं? भाई जो गाड़ी चलाता हो बताओ, मोटरसाइकिल या 4 पहिया वाली। और इतने काम नहीं चलाते तो बहुत होंगे। हाँ जी बताएं, लड़कियों में से कोई एक्टिवा वगैरह को चलाती होगी? कोई बच्ची नहीं? और किस के पास मोटर यान अधिनियम के बारे में जानकारी है जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हैं? जानते हैं क्या होता है? एक कानून है जो आपको नियमों का पालन करना सिखाता है। जब भी आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हैं तो आप उनको कुछ कानून में जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, पुलिस ट्रैफिक रूल्स आपसे पालन करवाती है, उस तरह कुछ कानून है, दस्तावेज हैं जो आपके पास होना जरूरी है। 18 साल से कम उम्र में कौन चलाता है आप में से? इसलिए 18 साल से कम उम्र में कौन चलाता है? होंगे 3-4। तो 18 साल से कम उम्र में अगर आप कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चला रहे हैं, एक अपराध की श्रेणी में। सबसे पहले आपको बताऊं, उसके लिए किशोर न्यायालय है आपका, वहां पर अलग ट्रायल चलता है। बट उसका आप मान सकते हैं ठीक है, बच्चे का केस अलग चलेगा। बट इसमें 2019 में एक प्रावधान ऐड हुआ है, जिसके नाम से वो गाड़ी है या जिससे आप मांगकर गाड़ी लाए हैं उसको उसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है अगर आपने
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटरसाइकिल या कार चलाए, उसको 25,000 रुपये जुर्माना और 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो इस प्रकार में ये मेन मकसद हमारा यही है, जब तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है, जो कि 18 साल की एज के बाद ही बनता है, तब तक आप कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ना चलाएं। दूसरा इसमें एक महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस तो आपका व्यक्तिगत है कि आप कोई भी व्हीकल चला सकते हैं, उस गाड़ी के कुछ दस्तावेज होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल है, उसके क्या क्या दस्तावेज जरूरी है। आर्मी के बच्चे हैं, क्योंकि अगर आप बाद में कोई कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं तो नॉर्मल रूल्स हैं। मोटरयान जो आजकल डे टू डे टॉपिक है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आप देखते हैं भिंड जो आपका 719 हाईवे है, वहां पर रोज दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती हैं, मृत्यु का कारण बनते हैं, और उसका मुख्य कारण यही है कि हमें मोटरयान अधिनियम के जो रूल्स हैं उनके बारे में ज्ञान नहीं है। हम अज्ञानता में या जानबूझकर बिना हेलमेट का उपयोग किए बाइक का उपयोग करते हैं, हमारे पास गाड़ी के संपूर्ण दस्तावेज नहीं है, उसके कारण हमें कोर्ट में केस चलता है, आपको आर्थिक दृष्टि से नुकसान होता है। यही मंतव्य है कि हमारा आपको इन चीजों के बारे में बताया जाए, ताकि जब भी आप कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाएं तो आप कानून का पालन करते हुए चलाएं। दूसरा महत्वपूर्ण है, जब भी 2 व्हीलर चलाएं हेलमेट जानते हैं और कौन कौन यूज करता है हेलमेट का। यूज बहुत कम बच्चे करते हैं, जो करते हैं बहुत ही अच्छी बात है, पर हेलमेट का यूज करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा, जब भी कोई दुर्घटना होती है, आप देखते हैं 2 व्हीलर से, तो हमारे अगर कोई अनचाहे में कोई चोट लगती है या कोई हड्डी फ्रैक्चर होती है, अस्थि भंग होता है, तो आपने देखा होगा प्लास्टर लग के हड्डी टूट जाती है, होता है ना। कभी मान लीजिए किसी की एक्सीडेंट में बाजू टूटती है, टांग टूटती है, तो प्लास्टर से जुड़ जाती है। सिर की चोट आपने कभी देखा है सिर पे प्लास्टर बना हुआ, कि सिर में फ्रैक्चर हुआ और प्लास्टर से जुड़ गया हो, ऐसा देखा है कभी। तो सिर कितना गंभीर है, मेनली हमारे जो शरीर का सबसे मेन पार्ट क्या है, हमारा सिर माना जाता है। तभी आपको 2 पहिया वाहन चलाते समय आपको हेलमेट यूज के लिए बोला जाता है। क्या बोला जाता है कि आप पैड पहने या बाजू में पैड पहन के चलाएं, नहीं होता ना। ये सिर्फ हेलमेट को मान्यता दी गई है। वो क्यों दी गई है कि हमारे शरीर का जो सब मुख्य भाग है वो हमारा सिर है, और उसकी रक्षा करना जरूरी है। आप दुर्घटनाओं में देखते होंगे हेलमेट ना होने की वजह से मृत्यु का कारण बनते हैं, कि हमारा सिर जब ऐसी सतह पे लगता है, या तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है, या उसमें ब्लीडिंग होकर क्लॉटिंग होकर तभी तत्काल मृत्यु हो जाती है। तो इस मुख्य पार्ट को बचाने के लिए 1000 रुपए का हेलमेट खरीदना, जब आप 50,000 या 1 लाख रुपए की कोई मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं, तो मेरा मानना है कि 1000 रुपए का हेलमेट कोई बड़ी चीज नहीं है आपके लिए। तो छोटी सी चीज है, और वो आपको कई चीजों से बचाती है, आपको व्यक्तिगत हानि से बचाती है, आपके परिवार को जिनका आपसे स्नेह जुड़ा हुआ है, आपके रिश्तेदारों के, आपके उस स्नेह को आपके सेव करती है। तो हेलमेट का जरूर उपयोग करें। तीसरा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है बीमा गाड़ी का, करवाते हैं यहाँ, क्योंकि इस क्षेत्र में मैंने देखा है जब नई गाड़ी खरीदी जाती है तो 5 साल का बीमा होके मिलता है, उसके बाद हम बीमा भूल जाते हैं, बीमा करवाते ही। उसका जो सबसे बड़ा आप कारण बनता है, जब मान लीजिए 5 साल आपकी बाइक को हो चुके हैं, उसके बाद उस बाइक से कोई एक्सीडेंट होता है और सामने वाले की अगर किसी की मृत्यु होती है या चोट लगती है, तो एक मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल होता है हमारे न्यायालय में, वहां पर एक केस चलता है क्रिमिनल केस के अलग से कंपनसेशन के लिए। जिस व्यक्ति की आपने एक्सीडेंट में मृत्यु की, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, विधिक उत्तराधिकारी, वो कंपनसेशन के लिए कोर्ट में केस लगाते हैं कि हमारे व्यक्ति की मृत्यु हुई है, हमें उसकी क्षतिपूर्ति दिलाई जाए जिसने ये दुर्घटना की। अगर आपकी गाड़ी का बीमा होगा तो वो क्षतिपूर्ति कौन देगी? बीमा कंपनी देगी। अगर आपकी गाड़ी का बीमा नहीं है तो क्षतिपूर्ति जो उत्तराधिकारी है उनको कौन देगा? आपको देनी पड़ेगी, जिसके नाम से गाड़ी है, जो उस गाड़ी को उस दुर्घटना के समय चला रहा है। इसका मेनली ये रीजन है, सामने वाले की जो दुर्घटना में मृत्यु हुई है, कंपनसेशन उसकी आय पे निर्भर करता है, उसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे निर्भर करता है कि उसकी आयु क्या थी और उसकी आय क्या थी। मान लीजिए अगर आपसे कोई दुर्घटना होती है और सामने किसी 25 साल के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी 2 लाख रुपए पर मंथ इनकम है, उसकी आप दुर्घटना में मृत्यु कर देते हैं और आपकी गाड़ी का बीमा नहीं है, तो आप जानते हैं आपको कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा? 2.5 करोड़ रुपए। अब 2.5 करोड़ रुपए जब आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो न्याय के क्षेत्र में कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ऐसा नहीं होता कि आपको मान्यता के आधार पे माफ कर दें और जो उनके विधिक उत्तराधिकारी उनको कहें कि आप 2.5 करोड़ रुपए भूल जाए
तो आपकी जितनी भी संपत्ति है या जिसके नाम पे वो बाइक है उसकी संपत्ति है, खेत खलियान सब बिक जाता है आपके वो 2.5 करोड़ रुपए पे करने के लिए, सिर्फ इतनी छोटी सी गलती के लिए कि आपने उस गाड़ी का बीमा नहीं करवाया। तो आपको व्यक्तिगत जो फिजिकल रूप से और आपको फाइनेंशियल रूप से भी आपको लॉस हो सकता है। इसलिए गाड़ी के ये दस्तावेज आप जरूर रखें अपने पास, ध्यान लें कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, उसके बाद आप हेलमेट का उपयोग करें, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और बीमा होना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो इन्वायरमेंट सेविंग कहेंगे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। आप सभी पेड़ लगाते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें जन्म दिवस पे या कोई एनिवर्सरी पे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। किस लिए बोलते हैं? पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं कि हम जीवित रह सकें। तो इसी तरह एक दस्तावेज है जो आपके 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का होता है, पीयूसी सर्टिफिकेट बोला जाता है इसे, पोल्यूशन सर्टिफिकेट। आपके यहाँ 99% व्हीकल में वो सर्टिफिकेट नहीं होता, क्योंकि हमें इसके बारे में ज्ञान ही नहीं है कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी कोई चीज है। अगर वो आपके पास गाड़ी पे नहीं है, आप चला रहे हैं, उसका भी आपका चालान बन सकता है 2000 रुपए तक, 3 महीने तक की उसके लिए भी आपको सजा का प्रावधान। तो एक पोल्यूशन सर्टिफिकेट जरूर रखें गाड़ी का, हमेशा 6 माह का बनता है। और जो नई गाड़ियां हैं या पुरानी हैं उसमें 1 साल का भी आप बनवा सकते हैं। जो आपके पोल्यूशन जांच केंद्र हैं पेट्रोल पंप पे, वहां से आपको जारी होता है, नॉमिनल फीस है। तो ये महत्वपूर्ण दस्तावेज गाड़ी सिखाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आपका वैलिड है चलाने के लिए, तो आप चलाएं, क्योंकि गाड़ियां चलाने के लिए ही बनी है। बट उसके साथ साथ आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि अगर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करें तो आप कोई भी इस तरह का कोई कृत्य करेंगे तो अपराध की श्रेणी में आएगा, और अपराध की जब श्रेणी में आएगा तो आप अपराधी कहलाएंगे। अपराधी कहलाएंगे तो आपके उसके व्यक्तिगत हानि ना होके आपके फाइनेंशियल लॉस भी होगा, आपको वहां पर वकील करना पड़ेगा, आपके माता पिता को कोर्ट में चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 18 साल से कम उम्र के हैं, तो जिसके नाम से वो गाड़ी है जिससे आप मांग के लाए, उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। क्या चाहेंगे आप आपके एक छोटी सी गलती के कारण आपके पिता को इस प्रकार की सजा भुगतनी पड़े? कोई बच्चा नहीं चाहेगा। आपके माता पिता आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि हम अच्छी तरह पढ़ें, उनके लिए अच्छा एक नौजवान अच्छे नवनियुक्ति बन के दिखाएं, जो उनकी मनोकामना है, जो उनकी कामनाएं, हमारे जो उद्देश्य हैं वो पूर्ण करें। मानवाधिकार के बारे में जानते हैं आप सभी? मौलिक अधिकार सुना है क्या? भारत की संविधान तो पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है? जैसे अभी आपको बताया कि आजादी के बाद एक देश को चलाने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। आजादी तो हमें मिल गई 1947 में, बट जो हमारा भारत का संविधान है 1950 में, भारत का संविधान आपका जो लागू हुआ उसमें आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ आपके कर्तव्य दिए गए हैं। उसी में के अनुसार सारे देश का न्याय प्रणाली जो है चलती है। उसी में हमारे न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, उनको काम कैसे करना है या किस चीज का है, सारा भारत के संविधान में दिया गया है। उसका एक पार्ट 3 है जिसे फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों के बारे में बोला जाता है। मौलिक कर्तव्य है, एक पार्ट 4A है, अनुच्छेद उसमें आपके 12 अनुच्छेद हैं जो आपको मौलिक कर्तव्य बताते हैं। आपके यहाँ जैसे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत लिखा है, तो इसके प्रति हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? हमारे राष्ट्रगान जो राष्ट्रगीत है या हमारा जो देश का झंडा है उसके प्रति हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? उसका सम्मान करना। जब भी कोई राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत बजता है तो हम खड़े होकर उसके सम्मान करते हैं। ये आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य है। अब जब आपके विरुद्ध कोई अपराध होता है, या नॉर्मली छोटी सी बात से बताऊंगा, जैसे आप हमारे सबसे जो मेन अधिकार है, मौलिक अधिकार है, कौन सा अधिकार है हमारा इस संसार में? जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता किस चीज की? जिंदगी के अधिकार को आप सबसे पहला नहीं मानते। जब हम जीने की कह रहे हैं तो हमारा अधिकार कौन सा होगा? जीने का अधिकार सबसे जरूरी है। राइट टू लाइफ, कि हमें जीने का अधिकार है, हमारे विरुद्ध कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध ना करे, हमारा शोषण ना करे। हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो दे रखा है, हमें एक्ट दे रखा है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में हमें जीने का अधिकार है। साफ स्वच्छ पानी पीने का अधिकार ही हमारे जीने के अधिकार में। जो सर्वप्रथम हमारा मौलिक अधिकार है वो जीने का अधिकार है। उसके बाद जो आपने बताया कि समानता का अधिकार, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार, कुछ भी बोलने का अधिकार, वो आपके बाद में आता है। जो मानवता में भी बताया मैंने आपके, यही मौलिक कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। अब मानिए आप यहाँ से गांव क्षेत्र में रहते हैं, तो आपकी ग्राम पंचायत है यहाँ पर, ग्राम पंचायत
तो ग्राम पंचायत आपको क्या है, उसकी ड्यूटी होती है, जो उनका कर्तव्य है कि आपको स्वच्छ पानी दे, और आपका अधिकार क्या है कि हमें स्वच्छ पानी दे। अगर आपके घर पे पानी गंदा आता है तो कहाँ शिकायत करते हैं? शिकायत करते हैं ना। तो किस चीज की शिकायत करते हैं कि ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हमें स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार है, साफ पानी पीने का अधिकार है, उसके लिए आप उसकी शिकायत करते हैं। इसी प्रकार का एक आपका मौलिक कर्तव्य भी है कि जीव जंतु हैं, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, हमें कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। मैं इसलिए दोनों के बारे में बता रहा हूँ जोड़ के कि एक व्यक्ति का कोई भी अधिकार हो सकता है, वो दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य हो सकता है। मान लीजिए आपका मौलिक अधिकार है कि आपको साफ पानी मिले, और दूसरे का व्यक्ति का वो मौलिक कर्तव्य है कि वो आपको साफ पानी प्रोवाइड करवाए। बताया मैंने एग्जांपल, ग्राम पंचायत का कर्तव्य क्या है कि आपको स्वच्छ पानी दिए, और आपका अधिकार है कि आपको स्वच्छ पानी दे। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, अधिकार और कर्तव्य। बट आम जनमानस में आप देखते हैं हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत होते हैं कि हमारा ये अधिकार, हमारा शोषण नहीं होता, बट हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। जो हमारे कर्तव्य हैं उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने आपके अधिकार, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दूसरे का अधिकार हो सकता है, वो आपका कर्तव्य है। तो दोनों का हमें पालन करना है। जो कानून ने आपके लिए कुछ सुविधाएं दी हैं, अगर आपसे कोई भी इस तरह, अगर आप विक्टिम हैं, आपके विरुद्ध अपराध होता है, या आप कोई अपराध करते हैं और आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय भिंड में संपर्क कर सकते हैं। वहां पर आपको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। हमारे पैनल लॉयर्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, वो आपकी सहायता करते हैं, कानून को समझने में सहायता करते हैं, आपसे जान के आप जो भी तथ्य हैं उनको न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में पेश करते हैं। क्योंकि मूवीज में आपको दिखाया जाता है कि न्यायाधीश का कर्तव्य क्या होता है। क्या देखते हैं मूवीज में? मूवीज में क्या देखते हैं आप? रियल में कोर्ट देखा है किसी ने? किसी ने नहीं देखा। तो मूवीज में क्या देखते हैं हम? मूवीज में जो आपको दिखाया जाता है वही हमारे लिए छवि हो जाती है कि न्यायालय ऐसी होती है, जज साहब ऐसे होते हैं, किसी से बात नहीं करते, यही मानते हैं। यही हमारे मन में धारणा है। वो नाट्य रूपांतर है, उसको आप सिर्फ नाट्य रूपांतर की तरह ही देखें। जो जिंदगी सच्चाई है वो डिफरेंट होती है। हम ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसा कोई भी जज है वो एलियन होते हैं, वो आप में से ही बनते हैं। आप में से कुछ बच्चे होंगे जो भविष्य में जज बन सकते हैं। मेनली आपको क्या है कि आपको कानून के प्रति ज्ञान होना चाहिए, आपको आपके अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपका शोषण न कर सके। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों से सचेत रहेंगे, देश दुनिया में क्या हो रहा है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया, आपके यहाँ लाइब्रेरी है, तो बच्चों को उत्साहित कीजिए कि इसमें लाइब्रेरी का उपयोग करें। जो वहाँ पर जनरल नॉलेज की किताबें हैं, हमारा प्राचीन समाज जो क्या है, इतिहास क्या है, ये न्याय प्रणाली का इतिहास क्या है, उसको जानने का प्रयास करें। क्योंकि जब आप में जिज्ञासा होगी तभी आप सफल इंसान बन पाएंगे। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, वहाँ पर इंटरव्यू फेस करेंगे, तो आपकी नॉलेज से ज्यादा आपकी वहाँ पर व्यक्तिगत देखा जाता है कि आप साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कि आप एक दूसरे प्रश्न का जवाब देना जानते हैं। कई बार हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल के बच्चों को क्यों अच्छा कहा जाता है सरकारी स्कूल से, कि वो प्रश्न करना जानते हैं और प्रश्न का जवाब देना जानते हैं। बट हम सरकारी स्कूल में, मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरी सारी एजुकेशन सरकारी स्कूल और यूनिवर्सिटी से रही है, बट हम पिछड़ जाते हैं कि हमें कोई पूछा जाता है तो हम जवाब नहीं देते। अगर हमारा कोई प्रश्न मन में आ रहा है तो पूछने का प्रयास नहीं करते। हमें लगता है कि मैं अगर प्रश्न पूछूंगा तो वो गलत हो गया तो दूसरे सामने वाला क्या सोचेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है, जवाब देने वाला छोटा होता है। आप प्रश्न पूछेंगे नहीं तो आपकी जिज्ञासा काल नहीं होगा, आपके मन में रहेगा। मैं आपको यहाँ से मंच दे रहा हूँ कि अगर आप कानून के विषय में कुछ भी पूछना चाहते हैं, जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया हो, या इसके अलावा आपकी विधि के संबंध में कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, या फ्यूचर में आपका कोई ऐसा मोटो है कि हम फ्यूचर में कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपका ऐसा प्रश्न। धन्यवाद।